हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। यूपी पीसीएस फ्री 2024 और आरओ के लिए 11 फरवरी को पेपर है आपका आरओ का। कैलेंडर भी आ गया है अब तो 2024 का यूपी पीसीएस का। टेलीग्राम पे भेजा था, सारी डेट्स देख लेना, ठीक है। मार्च में भी यूपी पीसीएस फ्री का एग्जाम है और जुलाई में मेंस ले रहे हैं। मेंस तो दोनों का ही जुलाई में है, आरओ का भी है और पीसीएस का भी है। तो ये करंट अफेयर्स बहुत कॉन्साइज वे में मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, इनको जरूर देखिएगा, ठीक है। अभी 2 महीने का कंप्लीट, 3 महीने का कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं, अगस्त का, सितंबर का और अक्टूबर का। प्लेलिस्ट पे हैं सारे वीडियोस, उनको देख लेना। ये वीडियो रहेगा नवंबर 2023 करंट अफेयर्स का, ठीक है। मैं साथ में आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड के बाद मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो यहाँ से रिवाइज कर लेना। वैसे नवंबर मंथ का आप लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ भी लिया होगा, तो यहाँ से रिवाइज कर लीजिए। स्पीड बढ़ा लेना वीडियो की, तो टाइम कम लगेगा और आपका रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला टॉपिक लिया गया है स्टैचू ऑफ वननेस। यहाँ पे देखो 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो जगह पूछ लेता है, ये किस जगह पे स्थापना की गई है, और ये किसके नाम पर ये मूर्ति है। तो ये दो तीन टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, एकात्मता की ये जो मूर्ति है, आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल मूर्ति है, ठीक है। साइज भी पूछा जा सकता है, इसकी हाइट पूछी जा सकती है। 108 फीट है, 108 फीट। स्थापना की गई है खंडवा जिले में, खंडवा जिला है मध्य प्रदेश का, और एग्जैक्ट ये लोकेशन है मंदाता पर्वत। ज्योग्राफी से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मैचिंग में, ये मंदाता पर्वत कहाँ पे है, तो लगा देना ये मध्य प्रदेश में, खंडवा में। इसी माउंटेन पर इस मूर्ति की स्थापना की गई। मैं फिगर इंसर्ट कर दे रहा हूँ, मूर्ति की पिक्चर इंसर्ट कर दे रहा हूँ, तो देख लीजिएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्केच जो बनाया है इस मूर्ति का, इनका नाम है वासुदेव कामत, और जिन्होंने निर्माण किया है इस मूर्ति को, इनका नाम है भगवान रामपुरे, ठीक है। ये मूर्तिकार है भगवान रामपुरे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो थी, उनके एक बार मूर्तिकार का नाम पूछा था, जो हम लोग पढ़ते हैं रामबी सुतार करके, है ना। तो उनकी भी अभी चर्चा हो जाएगी। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से ये बन गए। रिसेंटली ये भी काम हुआ है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यूएसए में इसकी स्थापना की गई है, मैरीलैंड में। किसके नाम पर, तो ये लगा देना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इनके निर्माणकर्ता कौन है, रामबी सुतार। इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई थी, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर। ये फिगर तो पूछा भी जा चुका है एक बार प्रश्न में, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बी आर अम्बेडकर, यूएसए में स्थापना। और एक स्टैचू और पढ़ लिया हम लोगों ने, स्टैचू ऑफ वननेस, एकात्मता की मूर्ति, आदिगुरु शंकराचार्य, खंडवा। क्लियर है, चलिए। दूसरा टॉपिक यहाँ पे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन, इंपॉर्टेंट है। खैर इंपॉर्टेंट तो सभी है, मैं मार्क ही किया हूँ ऐसे टॉपिक्स को। देखिए यहाँ पे टारगेट क्या है इसका, देश में हल्दी और हल्दी उत्पाद जो हैं, टर्मरिक प्रोडक्ट है, इनका विकास करना है, समर्थन करना है, ठीक है। ये बोर्ड करेगा 2030 तक। टारगेट भी हम लोगों ने सेट किया है भारत सरकार ने, एक्सपोर्ट का $1 बिलियन का, ठीक है। ये टारगेट अचीव कैसे होगा, अचीव ये बोर्ड करेगा। इनके कुछ दे हैं यहाँ पे। ये बोर्ड करेगा इंटरनेशनल लेवल पर, एक मार्केट डेवलप करेगा, ठीक है। नए उत्पादों में रिसर्च का काम करेगा, R&D का काम करेगा, स्वास्थ्य संबंधी लाभों के विषय में जानकारी और जागरूकता बढ़ाएगा, ठीक है। ये सारे काम बोर्ड के द्वारा किए जाएंगे। और एक फैक्ट जानना बहुत जरूरी है हल्दी के बारे में, क्योंकि हल्दी में भारत क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है हल्दी का भारत दुनिया भर में। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक भी है भारत, सबसे बड़ा निर्यातक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है भारत की। अगर आप ग्लोबल लेवल पर कंट्रीब्यूशन देखें तो ये 62% की है। ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये प्री के फैक्ट हैं। हल्दी में अगर कंट्रीब्यूशन पूछे ग्लोबल लेवल पर 62% लगाना है। ये सारे फैक्ट भी देखना है, सबसे बड़ा उत्पादक, निर्यातक, उपभोक्ता, और साथ में 2030 का टारगेट भी आपको ध्यान रखना है, एक्सपोर्ट का $1 बिलियन। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाया है गठन के बारे में, तो ये सारे फैक्ट बन जाते हैं, ठीक। देखिए अब कुछ टर्मरिक के बारे में देखिए, बेसिक फैक्ट जो है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा है पीसीएस ने, कुरकुमा लौंगा ये वानस्पतिक नाम किसका है। ऑप्शन में लौंग भी था, ठीक है, क्योंकि ये जो कुरकुमा लौंगा नाम जो मैच कर रहा है वो लौंग से कर रहा है, तो ज़्यादातर लड़के इसी को लगा के आए थे, जबकि ये हल्दी का वानस्पतिक नाम है, ठीक है। इसका एडिबल पार्ट जो है वो क्या होता है, भूमिगत तना होता है। ये क्वेश्चन भी बायोलॉजी से बनता है। ये चीज़ तो हमने सीख ली कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर स्टेट में पूछे तो हल्दी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो करता है वो महाराष्ट्र करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। हल्दी में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, क्या गुण होते हैं जो इसको एक तरीके से ड्रग बोला जाता है, दवा बोला जाता है ना। तो ये देखिए, ये जो कुरकुमिनॉइड्स हैं, ये हल्दी के अंदर रहते हैं, हल्दी में उपस्थित रहते हैं, इनको बायो एक्टिव सब्सटेंस बोला जाता है। यही बायो एक्टिव सब्सटेंस जो है, यही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यही एंटी कैंसर रोधी ये इनमें गुण होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हल्दी के बारे में थी। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। हो जाएंगे यहाँ से फैक्ट। चलिए देखिए, ये जो मिथुन पशु है, ये एनिमल जो है, इसको गयाल बोलते हैं। ये मिलता जुलता है, ये आपने देखा होगा, ये जो गौर होती हैं, भारतीय गौर, इनसे मिलता जुलता है, ठीक है। इसको भी हाल ही में खाद्य पशु का दर्जा प्राप्त हुआ है। और ये जो खाद्य पशु का दर्जा देता है, कौन देता है, ये संस्था देती है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है, ठीक है। उत्पत्ति 8,000 वर्षों से भी अधिक समय की मानी जाती है इस पशु की, गयाल की या फिर मिथुन पशु की। इनकी सर्वाधिक संख्या यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। खासतौर से अगर पूछा जाए कि इनकी संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश। संख्या तो नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है।
क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाएगा, एक खाद्य पशु का दर्जा भी हाल ही में किस जानवर को मिला है, तो ये लगा देना। इसी उपलक्ष्य में 1 सितंबर को मिथुन दिवस मनाने की भी घोषणा की है ICAR ने, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है, ठीक है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये नागालैंड में है। ये सब मैचिंग में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। क्लियर है इतनी बात है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। पहले नाम पढ़िए इसका, सम्मक्का और सरक्का। सम्मक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना अभी हाल ही में कहाँ की गई है? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना मुलुगु जिले में स्थापित इसको किया जाएगा। अभी हुआ नहीं है, किया जाएगा। चूंकि जनजातीय यूनिवर्सिटी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी सम्मक्का और सरक्का क्या है इनको देख लीजिए। ये एक तरीके से, ये देखिए इनके बारे में लिखा है, ये काकतीय शासकों द्वारा लगाए गए जनजातीय लोगों पर ये जो टैक्स था इनका इन्होंने विद्रोह किया था 12वीं शताब्दी में, इसलिए इनको देवी का दर्जा दिया गया है इन दोनों को, ठीक है। सरक्का जो है ये डॉटर है सम्मक्का की, यानी ये माँ और बेटी हैं दोनों। सम्मक्का सरक्का जठारा के नाम से अगर पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल मेला कौन सा है, आपको यही लगा देना है, ठीक है, सम्मक्का सरक्का। कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है सम्मक्का सरक्का जठारा, ये मेले का नाम है, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपने देख ली, तेलंगाना में स्थापना इसकी की जाएगी। और यहाँ पे जो जनजाति कंट्रीब्यूट करती है इस मेले में, कोया जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है, ठीक है। स्टेट फेस्टिवल भी है तेलंगाना का। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तेलंगाना में। आ जाइए, हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से कुछ फैक्ट पूछे जा सकते हैं। देखें यहाँ पे वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023, देखते हैं पेंशन की स्थिति बाकी दुनिया में कैसी है और हमारे देश की स्थिति क्या है पेंशन के मैटर में। विभिन्न देशों की रिटायरमेंट इनकम सिस्टम का यहाँ पे कंपैरेटिव यहाँ पे स्टडी की जाती है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है सूचकांक में। इस सूचकांक को बनाया गया है यहाँ पे A ग्रेड में, B+B, C+C, D और E श्रेणियों में, ठीक। अब बस हम लोग को ये देख लेना है कि भारत कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन से ग्रेड में लाई कर रहा है। जो शुरुआत के ग्रेड है यहाँ पे पेंशन व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी होगी, है ना। बाद के जो है ग्रेड्स यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ होंगी, बहुत सारी खामियाँ होंगी पेंशन सिस्टम में। देखिए यहाँ पे A ग्रेड का मतलब क्या है, यहाँ पे सुदृढ़ यहाँ पे रिटायरमेंट सिस्टम है, पेंशन सिस्टम है, वो अच्छे रिटर्न देती है, ठीक है। ये A ग्रेड में आती है। B+ ग्रेड का मतलब क्या है, ये भी साउंड स्ट्रक्चर है, अच्छा है, गुड है, लेकिन सुधार की कुछ यहाँ पे गुंजाइश रहती है। बाकी ग्रेड्स को मैं नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से पूछा नहीं जाएगा, भारत का ही पूछा जा सकता है। D ग्रेड में भारत लाई कर रहा है, ठीक है, D ग्रेड में लाई कर रहा है। D ग्रेड का मतलब क्या है? D ग्रेड का मतलब है कुछ वांछित यहाँ पे विशेषताएं तो हैं, बट यहाँ पे बहुत बड़ी कमियां भी हैं जिन पे काम करना बहुत जरूरी है। भारत की रैंक है इस इंडेक्स में 45, ग्रेड इंपॉर्टेंट है, D ग्रेड और 45, ठीक है। नीदरलैंड की जो रिटायरमेंट सिस्टम पेंशन सिस्टम है ये सबसे बढ़िया है, इसका स्थान पहला है और इसको ग्रेड A में रखा गया है। ये आपका पेंशन सिस्टम हो गया। देखें नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, इसको हम लोगों ने पुरानी PDF में भी कवर किया पिछले महीने के, एक बार और रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। पहली यूनिवर्सिटी कौन थी? ये टाइम्स हायर एजुकेशन है, ठीक है, ये टाइम मैगजीन का है, अलग अलग रिपोर्ट्स होती है ना। फर्स्ट यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, दूसरा स्थान है स्टैनफोर्ड का, तीसरा स्थान है MIT का। क्लियर है? अब देखिए भारत की स्थिति आपने सीखा था पुरानी PDF में, पुराने महीने के करंट अफेयर्स में। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ये पहली स्थिति में बेंगलोर का है, ये भी आपने जाना था कि ये R&D के लिए जाना जाता है, ठीक है। दूसरा स्थान है अन्ना विश्वविद्यालय, ये चेन्नई में स्थित है, ये दूसरा स्थान है टाइम्स के हिसाब से भारत में। और मजे की बात देखिए, इसमें किसी भी IIT को काउंट नहीं किया गया, कोई भी IIT नहीं है इस रैंकिंग में। मैं पूरी लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं भारत की इसमें IIT नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा। देखें वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023, विश्व प्रतिभा रैंकिंग में क्या स्थिति है? घरेलू प्रतिभाओं के कौशल और योग्यता को विकसित करने की क्षमता का आकलन, ठीक है, ये सब चीज़ें पता चलती हैं इस रिपोर्ट से। देखें फैक्ट क्या है इस रिपोर्ट के। कुवैत को पहली बार शामिल किया गया है प्रतिभा इंडेक्स में। पहली स्थिति है स्विट्जरलैंड की, दूसरी स्थिति है लग्जमबर्ग की और तीसरी स्थिति है आइसलैंड की। सबसे लास्ट में है मंगोलिया। प्रतिभा के मामले में मंगोलिया सबसे कमजोर है, ठीक है। भारत की रैंकिंग पूछी जाती है, 64 देशों को लिया गया था, 64 देशों की स्टडी की गई है, इसमें भारत का स्थान है 56वां, ठीक है। तो बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि 64 में है, 64 में 56 बहुत अच्छा रैंक नहीं है। 52 था 2022 में, ठीक है। ये सब फैक्ट तो रटना पड़ेगा यार। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है I2U2। I2U2 क्या है? I2 का मतलब है I 2 बार लिखा है, U2 का मतलब है U 2 बार लिखा है। यहाँ देख लीजिए, पहले I का मतलब है इंडिया, दूसरे I का मतलब है इसराइल, एक U का मतलब है USA और दूसरे U का मतलब है UAE, यानी ये 4 देशों का एक ग्रुप है, समूह है। इस समूह द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम ज्वाइंट स्पेस वेंचर का भी हाल ही में इसको अनवील किया गया है, ज्वाइंट स्पेस वेंचर को। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भी हाल ही में ज्वाइंट स्पेस वेंचर को जो अनवील किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? G20 मिल जाएगा, ब्रिक्स मिल जाएगा ऑप्शन में, ठीक है, I2U2 मिल जाएगा और भी दे देगा, G77 दे देगा, G7 दे देगा, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, समूह हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। चलिए देखें यहाँ पे ज्वाइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, संयुक्त क्षमता निर्माण पहल, ये किस किस देश के द्वारा शुरू की गई है? भारत और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक
वैश्विक दक्षिण ग्लोबल देशों हेतु इस पहल को इनिशिएट किया गया। ठीक है, ग्लोबल साउथ देशों को। ये ग्लोबल साउथ देश कौन से हैं? देखो, एक ग्लोबल नॉर्थ है, एक ग्लोबल साउथ है। एक ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ कंट्री यानी जो साउथ में बिलोंग करती हैं। ठीक है, साउथ में लाई करती हैं, जो अभी डेवलप्ड नहीं है, जो अंडर डेवलपिंग है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे देश ग्लोबल साउथ में जाते हैं। ग्लोबल नॉर्थ की बात अगर करेंगे तो ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो ग्लोबल नॉर्थ में आ जाएंगे। ठीक है, पर्पज क्या है? क्षमता निर्माण करेंगे, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे, भारत के विकास के अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं एवं विशेषज्ञता एक्सपर्टीज को साझा किया जाएगा। क्योंकि ये इनिशिएटिव भारत और यूनाइटेड नेशंस का है ना, तो भारत के पास जो है वो सारी चीज़ें रेंडर करेगा, प्रस्तुत करेगा। ठीक है, बाकी पूरी दुनिया के समक्ष, और भारत के पास जो भी बिल्डिंग वैल्यूज़ हैं, है ना, ये ग्लोबल साउथ देशों के साथ इसकी साझेदारी होगी, तो मजबूती आएगी एक तरीके से। ठीक है, ग्लोबल साउथ का भी मतलब देखा आपने, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशियन कंट्रीज़ हैं, इसराइल और जापान को छोड़ के, साउथ कोरिया को छोड़ के, क्योंकि ये तो ऑलरेडी टॉप क्लास कंट्री हैं। और ओशिनिया की जो कंट्रीज़ हैं, ओशिनिया में ये बहुत सारे आइलैंड आ जाते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मत लेना, ठीक है, इनको एक्सक्लूड किया गया। कुल मिला के ये जो डेवलपिंग हैं या फिर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये ग्लोबल साउथ में आती हैं। ग्लोबल नॉर्थ जान ही रहे हैं, समृद्ध राष्ट्र जो हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं। हो जाएगा। चलिए देखें, यहाँ पे आर्थिकी के कुछ यहाँ पे डेटा है हम लोग के पास। प्रमुख फसलों का उत्पादन देखना है। ये चूँकि फसलों का उत्पादन का डेटा है, तो इसको रिलीज कौन करेगा? ये डेटा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, फाइनल एस्टीमेट इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन देखना है। खाद्यान्न फसलें समझते हैं ना, खाद्यान्न फसलें यानी ये जो चावल है, गेहूँ है, मक्का है, मोटे अनाज है, चना है, दालें हैं, तो खाद्यान्न फसलें। कुल उत्पादन हुआ है इस बार का 32-96 लाख टन। ये डेटा याद रखना। ठीक है, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन है 32-96 लाख टन। देखें, प्रोडक्शन में पूछा जा सकता है कि ठीक है, ये जो 32-96 लाख टन है, इसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का, किस फसल का उत्पादन हुआ है? तो चावल यहाँ पे पहले स्थान पर है, दूसरा यहाँ पे गेहूं है, मक्का तीसरे स्थान पर है। मोटे अनाज की चर्चा आजकल बहुत हो रही है। ठीक है, इनको श्री अन्न का भी दर्जा दिया गया है, मोदी जी ने श्री अन्न बोला है इसको, है ना। तो इसका अलग से पूछा जा सकता है, तो मैंने इसका डेटा अलग से लिख लिया, 173 लाख टन। ठीक है, उसके बाद चना आता है। तो ये सीक्वेंस भी याद रखना है, चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज, चना। क्लियर है? देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन गेहूं का मत लगा देना, मतलब पहला कौन है? चावल है। देखें 24-25 के लिए एमएसपी की भी घोषणा हो चुकी है। एमएसपी की घोषणा कौन करता है? घोषणा तो सरकार करती है। सरकार यानी कोई मंत्रालय करेगा या फिर सरकार की कमेटी करेगी, है ना। तो सरकार करती है। और कौन करता है? सीसीईए करता है। ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इनको चेयर कौन करता है? पीएम साहब करते हैं, प्रधानमंत्री। यही घोषणा करती है। ठीक है, और रिकमेंड कौन करता है? रिकमेंड करता है सीएसीपी। इसको तो जान रहे हैं ना इस संस्था को। ये जो एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस का कमीशन है, इसको सीएसीपी बोला जाता है। रिकमेंड इसके द्वारा किया जाता है कि इस फसल का एमएसपी इतना होना चाहिए, लेकिन फाइनली मोहर कौन लगाता है? सरकार लगाती है। ठीक है, अभी रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की मंजूरी मिली है, सभी अनिवार्य फसलों के लिए। तो ये देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने इसका नहीं लिया है, बहुत शॉर्ट है। गेहूँ का जो है एमएसपी 21-25 है, और ये पुराना है, उसमें वृद्धि की गई है, बढ़ के हो गया 22-75। ठीक है, 22-75। मसूर का जैसे एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक इंक्रीमेंट जो एमएसपी का है वो किस में बढ़ा है, तो ये मसूर है। ठीक है, पहले 6000 था और इसका एमएसपी अब हो गया 6425 रुपये, यानी 425 की यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो ये दो फैक्ट यहाँ पे ये बन जाता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, फोर्ब्स की रिपोर्ट है, भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्ति को बताया गया है। सबसे अमीर व्यक्ति भारत के, ठीक है, मुकेश अंबानी जी हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक। इनकी कुल संपत्ति कितनी है? 92 बिलियन डॉलर है। 92 बिलियन डॉलर इनका स्थान प्रथम है भारत में। दूसरा स्थान गौतम अडानी और परिवार का, ये द्वितीय स्थान पर है। इनकी जो संपत्ति है 68 बिलियन डॉलर है। ठीक है, 68 बिलियन डॉलर। तीसरे स्थान पर है शिव नाडर साहब, एचसीएल के मालिक, इनका है 30 बिलियन डॉलर। चौथे नंबर पर सावित्री जिंदल, चौथे स्थान पर, ठीक है, 24 बिलियन डॉलर। महिलाओं में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? सावित्री जिंदल। ओवरऑल मुकेश अंबानी। 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की कुल संपत्ति भारत की बता रहा हूँ, ठीक है, तो भारत की रिपोर्ट है ना, मतलब डेटा भारत का है। 920 बिलियन डॉलर है, ये डेटा याद रखना, ठीक है, काम आएगा बाद में। 920 बिलियन डॉलर, यानी एक फैक्ट जब आप उसमें पढ़ोगे, आरबीआई का डेटा पढ़ेंगे, आरबीआई का, हम लोग का जो विदेशी कर्ज है वो कितना है? विदेशी कर्ज 920 बिलियन डॉलर से भी कम है, यानी ये 100 लोग भारत का जो कर्जा है, विदेशी कर्जा है, एक झटके में मिटा सकते हैं, है ना। 5वां स्थान है पर राधाकृष्णन दमानी, ये फैशन रिटेल्स हैं, 23 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है आप, चलिए अब ये ह्यूरॉन की इंडिया रिच लिस्ट है। अभी हम लोग देख रहे थे किसकी? ये फोर्ब्स का देख रहे थे। अब ये ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट देख लीजिए, बहुत डेटा यहाँ पे चेंज नहीं है, कुछ कुछ बातें यहाँ पे चेंज है, उनको देख लीजिए। भारतीय अमीरों की सूची जारी करती है, ठीक है, ह्यूरॉन। इस सूची में 1000 करोड़ रुपए या फिर उससे अधिक की जिनके पास संपत्ति है उनको लिया जाता है, और ऐसे व्यक्ति 1309 हैं, 1319 हैं, ठीक है, जिनके पास 1000 करोड़ या फिर इससे प्लस है। पहले स्थान पर, ठीक है, मुकेश अंबानी। दूसरे स्थान पर गौतम अडानी। तीसरे स्थान पर देखिए यहाँ पे जगह बदल गई है। वहाँ पे तीसरा स्थान क्या पड़ा था आपने फोर्ब्स में? शिव नाडर पड़ा था, लेकिन यहाँ पे तीसरा स्थान क्या पढ़ रहे हैं आप?
यहाँ पे साइरस एस पूना वाला पढ़ रहे हैं। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, वैक्सीन, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, ये तीसरे स्थान पर है। इसके अनुसार, हुरॉन के अनुसार चौथे स्थान पर सेबनाडर है। फोर्ब्स के अनुसार सेबनाडर का तीसरा स्थान था, लेकिन हुरॉन के अनुसार यहाँ पे चौथा स्थान है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो हैं ये कैवल्य बोहरा, इनको देखा होगा आप लोगों ने यूट्यूब पर। ये केवल 20 साल के हैं, केवल 20 साल के हैं। और इनका जो इनोवेटिव काम है ये है जेप्टो। जेप्टो के ये फाउंडर है। जेप्टो जान रहे हो ना, ये डिलीवरी का ऐप है। आप सब्जी भी ले सकते हैं यहाँ से, आप यहाँ से चिकन मटन भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे दालें भी ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। जैसे नॉर्मली सब्जी आप ऑर्डर करना, हरी सब्जी, तो आप जेप्टो से कर सकते हैं, ठीक है। तो बात सही है, पैसा तो किसी इनोवेटिव आइडिया में ही है। देखें, क्वेश्चन आपके लिए है, 28 सितंबर 2023 को आरबीआई द्वारा भारत के विदेशी ऋण के आंकड़े जारी किए गए। यह ऋण कितना है? इसी को मैं अभी चर्चा कर रहा था आप लोगों के सामने। ऋण है $629 बिलियन। और आपने अभी देखा 100 अमीर लोगों की सूची जो जारी हुई है, भारत के जो सबसे 100 अमीर लोग हैं, इनकी कुल संपत्ति कितना है? $920 बिलियन। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। आराम से लोन चुकता कर देंगे, तो करेंगे थोड़ी ना, अपना जेब से थोड़ी ना देंगे कर्जा। थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है कि भारत के 100 अमीर लोग जो है वही कर्जा कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे म्योरा के बारे में। म्योरा क्या है? ये निजी रॉकेट है, इसको लॉन्च किया गया, यूरोप का पहला निजी रॉकेट है, ठीक है। पुराना नाम इसका एरियन 1 था। एरियन 1 को पढ़ा होगा आपने, इसी का नया नाम है म्योरा 1, ठीक है। ये निजी रॉकेट है, यूरोप का रीयूजेबल रॉकेट है। तो मान लो मिल ही जाए अगर क्वेश्चन में, म्योरा 1 है क्या, लगा देना, रॉकेट का नाम है। एक क्वेश्चन है वूस, ठीक है। वूस चर्चा में रहा शब्द क्या संदर्भित करता है? वूस का मतलब है दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड ट्रेन, इंडोनेशिया ने अभी शुरू की है, ठीक है। तो क्या है ये वूस? सिंपल एक हाई स्पीड ट्रेन है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में नूर 3 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। यह उपग्रह किस देश का है? नूर 1 भी हम लोग पढ़े थे, नूर 2 भी हम लोग पढ़े थे, नूर 3 भी अब लॉन्च हो गया। ईरान का ये सैटेलाइट है, ठीक है। बस इसमें इतना ही जानना, ईरान का। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, टोटल कितने हो गए अब? 54, वो हेडिंग से समझ में आ गया, ठीक है। टोटल टाइगर रिजर्व में 54। अब ये देख लेना लेटेस्ट कौन सा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है और इसका नाम है 54वां जो है टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। इसका नाम आपको याद रखना, ठीक है। विस्तार इसका कहाँ है? सागर जिला है मध्य प्रदेश का, दमोह जिला है और नरसिंहपुर है। ज़्यादातर जो बिलोंग कर रहा है इसका एरिया वो दमोह में करता है, ठीक है, दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य का। इसको बनाने का पर्पज भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहले फैक्ट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यही है, ठीक है, वीरांगना दुर्गावती। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। पहले भी थे, एक और ऐड हो गया, अब 7 हो गए। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 3 हैं, याद रखना है। यूपी में 3 टाइगर रिजर्व है और मध्य प्रदेश में टोटल अब 7 हो गए। इन 7 को देखिए फटाफट। एक कान्हा टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, संजय दुगरी टाइगर रिजर्व है, पैंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और लेटेस्ट अभी रानी दुर्गावती, ठीक है। चलिए, ये कुछ बैकग्राउंड में है। IUCN ने इसको टाइगर को किस लिस्ट में रखा है, किस कैटेगरी में रखा है? लिस्ट नहीं बोलना चाहिए, कैटेगरी। इंडेंजर्ड, ठीक है, संकटग्रस्त है। प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973 में। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है कि ये जो अधिसूचना करता है, कौन करता है? स्टेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। अधिसूचना यानी ये नोटिफाई या फिर नोटिफिकेशन, ये जो भी होता है वो इसके तहत ही होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का, 3 एक्ट पढ़ते हो ना, 1972 पढ़ते हो, 1980 पढ़ते हो, 1986 पढ़ते हो, है ना, और 2002 पढ़ते हो। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये फॉरेस्ट एक्ट है, 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है और 2002 बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, ठीक है। तो ये जो टाइगर रिजर्व की घोषणा होती है, इनके बारे में हम लोग को थोड़ा देखना है। अधिसूचना, ठीक है, इसके तहत होगी, जो भी इनके नॉर्म्स होंगे, पैरामीटर होंगे एक्ट के, उसके तहत किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसके बाद फिर NTCA जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, इसके द्वारा अप्रूव किया जाता है इनके प्रस्ताव को राज्य सरकार के। उसके बाद फिर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना फाइनली जारी की जाती है। पर्पज क्या है? पर्पज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए, केन बेतवा नदी, ये जो लिंक प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं केन बेतवा का, इसके चलते क्या हो रहा है, ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा यहाँ पे सबमर्ज हो जा रहा है, जलमग्न हो जा रहा है, तो इसका एरिया कम हो जाएगा। तो वहाँ पे जो टाइगर हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ साथ यहाँ पे नया टाइगर रिजर्व भी बना दिए मध्य प्रदेश सरकार। तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए रानी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व का जो एरिया कम होगा वो यहाँ से इसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। क्लियर है? टोटल टाइगर कितने हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर याद रखना है, 36-82 टोटल टाइगर हैं भारत में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे टाइगर? मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद उत्तराखंड में। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टोटल टाइगर 3682। चलिए, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, आयुष्मान भव अभियान। ये क्या है? आयुष्मान भारत तो हम लोग पढ़े हैं काफ़ी, पहले बैकग्राउंड में समझते हैं, फिर आयुष्मान भव आपको अपने आप समझ में आ जाएगा।
आयुष्मान भारत क्या था? ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, ठीक है, इसके दृष्टिकोण से प्राप्त करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। और SDG 3 जो है, SDG 3 यानी अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण जो है, गुड हेल्थ और वेलबींग है, इससे संबंधित है, इसी को अचीव करना है। और इस मिशन के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी काम किए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, ठीक है। PM जन आरोग्य योजना भी इसी से संबंधित है, आयुष्मान भारत के तहत किया जा रहा है काम। PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जो है, ये भी इसी का एक पिलर है। और PM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये भी इसी का एक पिलर है आयुष्मान भारत का। और इसके बारे में हम लोगों ने पिछले महीने की करंट अफेयर्स में इसको अलग से किया था, है ना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसी के पिलर है आयुष्मान भारत के। और ये जो दूसरे नंबर पे लिखा PM जन आरोग्य योजना, इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, 5 लाख रुपए दिया जाता है पर फैमिली को। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे आप लोग, डिजिटल मिशन में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? अगर आपको याद आ रहा होगा तो हम लोगों ने माइक्रोसाइट पढ़ा था एक, है ना। ये माइक्रोसाइट्स क्या है? अभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, और इससे क्वेश्चन जरूर आएगा माइक्रोसाइट से। माइक्रोसाइट की चर्चा इसी मिशन में हुई थी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में। देखें, अब थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। PM जय जो है, PM जय की बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर वाली PM जन आरोग्य योजना, PM जय के अंतर्गत सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य असम है, ठीक है। ये फैक्ट पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आयुष्मान कार्ड ये जो बनाए जा रहे हैं, ये किस योजना के तहत बनाए जा रहे हैं, तो आपको लगा देना है PM जय योजना के तहत, जन आरोग्य योजना के तहत। अगर पूछा जाए आभा ID जो है, ये किसके तहत बन रही है, तो ये बन रही है, ये जो चौथे नंबर पर लिखा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत ये आभा ID यहाँ से बनाई जा रही है। दूसरा फैक्ट बनता है कि आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य सर्वाधिक कहाँ पे बन गए? असम में। और आभा ID सबसे ज़्यादा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये सारे फैक्ट हैं। अब यहाँ पे आइए, आयुष्मान भारत जो है, जो मेन टॉपिक था वो क्या है? आयुष्मान भारत की सफलता पर आधारित है, ठीक है। ये एक जागरूकता अभियान है। आभा IDs के निर्माण के लिए जागरूक करना है, गैर संचारी रोगों के लिए यहाँ पे, जैसे ये TB हुई, सिकल सेल है, इन सब के बारे में जागरूकता के लिए एक तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम है। और ये अवेयरनेस जो है, इसको भी काफ़ी चरणों में किया जा रहा है। कैसे कैसे अवेयर किया जा रहा है? आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला के माध्यम से, आयुष्मान सभा के माध्यम से, ये सब चरण है, ऐसे ऐसे अवेयर किया जा रहा है लोगों को, ठीक है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। आयुष्मान भव क्लियर है? ये पे शायद द्वारा लग गया है ना। चलिए कोई नहीं, हो जाएगा ना ये टॉपिक। देखें, इसको देखें, मलेरिया R21 मैट्रिक्स M, ये नाम थोड़ा ध्यान रखना है आपको। मलेरिया के बारे में देखेंगे। और ये R21 मैट्रिक्स M क्या है? WHO ने हाल ही में नए टीके के प्रयोग की सिफारिश की है, इसका नाम है R21 मैट्रिक्स M। डेवलप किसने किया है? डेवलप में यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट रूप से किया गया, संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। R21 मैट्रिक्स M। अब देखते हैं यहाँ पे भारत की स्थिति, भारत ने क्या क्या काम किया है, ठीक है, मलेरिया पर। 2016 में ये जो फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री है, इन्होंने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016-2030 लॉन्च किया था, ठीक है, 2016 से 2030। 2017 में मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय योजना भी बनाई गई, 2017 से 2021 लॉन्च, ठीक है, इसको किया गया था 2017 में। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है ना कि नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन ये कब लॉन्च हुआ था? तो एक तो 2016 फैक्ट हो जाता है, और इसका अगर टाइम फ्रेम पूछा जाए तो ये 2016 से 2030 याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय योजना कब लॉन्च की गई थी? 2017 में। टाइम फ्रेम पूछा जाए तो ये 2017 से शुरू कर देना और 2021 तक, ठीक है। उसके बाद फिर ICMR जो है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इन्होंने एक अलायंस की स्थापना की मलेरिया के उन्मूलन के लिए। इस अलायंस का नाम है मेरा इंडिया, ठीक है, मेरा इंडिया। मेरा का मतलब क्या है? मेरा का फुल फॉर्म देखिए, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, ठीक है। तो ये कुछ काम थे भारत के द्वारा, ध्यान रखना इनको। बाकी जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं मलेरिया के बारे में, ये सब तो बार बार हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, फिर से रिकॉल कर लीजिए, पुरानी PDF में भी रिवाइज कराया था। मलेरिया जो है कैसा है? ये पैरासाइट से होता है, ठीक है। ये वायरल डिसीज नहीं है, ये बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, ठीक है। ये कैसा है? ये पैरासाइट से होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। ये परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम, और ये परजीवी 5-6 तरीके का होता है। ये प्लाज्मोडियम देखेंगे अभी, इसकी प्रजातियाँ हैं। इस पैरासाइट को फैलाता कौन है? वेक्टर कौन है? प्रसारित करने वाला मच्छर होता है, ये भी जानते हैं। वो मच्छर है मादा एनाफ्लीज, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्लाज्मोडियम परजीवी जो है, इसकी 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 2 के बारे में तो हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। ये बहुत कॉमन है क्योंकि इन्हीं से होता ही है ज़्यादा मलेरिया। उसके अलावा प्लाज्मोडियम ये मलेराई है, प्लाज्मोडियम ओवेले है और प्लाज्मोडियम नोलेसी है। ये 5 प्रजातियाँ हैं प्लाज्मोडियम परजीवी की। तो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन अगर बने तो पूछा जा सकता है। इनके भी 3 के नाम याद रखना, ये 2 तो आपको नाम याद है, ठीक है, फाल्सीपेरम और बाइवेक्स, और ये सबसे खतरनाक होते हैं। रिसेंटली क्या, अभी रिसेंट में क्या है, 2023 में बेलीज कंट्री है, अजरबैजान कंट्री है और तजिकिस्तान कंट्री है। 2023 में इनको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। बिल्कुल रिसेंट में पूछा जाए तो बेलीज लगा देना, ठीक है, सबसे लेटेस्ट में बेलीज है। 2023 की अगर बात करें तो ये 3 कंट्री को भी मलेरिया मुक्त किया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ये डेज में दिवस में इंपॉर्टेंट हो जाता है।
थीम इंपॉर्टेंट है इस बार की, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर हैं, तो इतना कीजिए अभी। और इस मंथ का जो रिमेनिंग करंट अफेयर्स बचा है नवंबर का, ये आपको 2 दिन बाद मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा वीडियो पार्ट 2 ये 2 दिन बाद मिलेगा। कोशिश करूँगा कल शाम तक, बट आप परसों ही मान के चलिए। ठीक है, ये परसों प्रोवाइड कर दूंगा, PDF भी साथ में दे दूंगा और रिमेनिंग जो बचा है उसका वीडियो रिकॉर्ड करके भी दे दूंगा। थैंक यू।